हमने अभी तक डिराक फील्ड थ्योरी को समझते हुए उसको क्वांटाइज किया है। और मैंने ये कहा था लास्ट टाइम कि इसके बाद हम ये कैलकुलेट करेंगे कि डिराक पार्टिकल्स जो हैं उनका स्पिन क्या है। लेकिन डिराक पार्टिकल की स्पिन के कैलकुलेशन के लिए एक और चीज़ हमें करना ज़रूरी है, बिकॉज वो उस स्पिन की कैलकुलेशन को बहुत ईजी बना देती है। और वो ये है कि हम डिराक फील्ड की जो सोल्यूशन है, जो कि एट द एंड हमने क्वांटाइज करके लिखी थी, उसको हम श्रोडिंगर पिक्चर के अंदर लिखें। अगर आप याद करें तो अभी तक हमने जो डिराक फील्ड थ्योरी की जो इक्वेशन लिखी की जो सोल्यूशन लिखी है वो यूं है। और इसके बाद समेशन एस के ऊपर एस वन और टू हो सकता है। और फिर ये कोएफिशिएंट्स ये दरअसल वो ऑपरेटर्स हैं जो कि पहले ऑपरेटर्स नहीं थे और क्वांटाइजेशन होने के बाद ये ऑपरेटर्स बन जाते हैं। इस सोल्यूशन के बारे में जो ख़ास बात है वो ये है कि ये हाइजेनबर्ग पिक्चर के अंदर है। बिकॉज हमारी जो फील्ड थ्योरी है उसके अंदर जो ऑपरेटर्स हैं वो दरअसल स्पिनर्स हैं डिराक फील्ड थ्योरी के अंदर। और ये टाइम डिपेंडेंट हैं। हम कैसे देख सकते हैं कि ये टाइम डिपेंडेंट है। हम ऐसे देख सकते हैं कि ये अगर आप देखो ये वाला ये जो एक्सप्रेशंस यहाँ पे हैं, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, इन दोनों के अंदर टाइम मौजूद है। अगर मैं इनको खोल के लिखूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको खोल के लिखूँ यहाँ पे नीचे, तो ये कुछ इस तरह से है माइनस आई, और पी जो है उसका टाइम कंपोनेंट जो है वो एनर्जी है, और एक्स का टाइम कंपोनेंट जो है वो टाइम है। फिर माइनस पी, और ये थ्री वेक्टर्स हैं पी और एक्स जो मैंने बाद में लिखे हैं, तो इनके अंदर टाइम डिपेंडेंस मौजूद है। तो इसका मतलब चूँकि ऑपरेटर्स टाइम डिपेंडेंट हैं, इसका मतलब है कि हम जो अभी तक फिज़िक्स को स्टडी कर रहे हैं वो हाइजेनबर्ग पिक्चर के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो हमने इसको श्रोडिंगर पिक्चर के अंदर स्टडी करना है, राइट। और हमने इसका एक्सप्रेशन लिखना है श्रोडिंगर पिक्चर के अंदर। अगर आपको याद कराऊँ मैं क्वांटम मैकेनिक्स से कि श्रोडिंगर पिक्चर और हाइजेनबर्ग पिक्चर के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके दरमियान क्या रिलेशन होता है, तो उसको रिमाइंड करवाने का बेहतरीन तरीका ये है कि सपोज़ करें हमारे पास कोई स्टेट है साई, और एक ऑपरेटर है ओ कर लेते हैं, ओ ऑपरेटर है। और ये इस साई के अंदर, साई स्टेट के अंदर ऑपरेटर ओ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो अगर ये टाइम में इवॉल्व होती है, टाइम टी में इवॉल्व होती है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो श्रोडिंगर पिक्चर के अंदर होता क्या है अगर आप याद करो, तो श्रोडिंगर पिक्चर के अंदर जो स्टेट होती है वो इवॉल्व कर जाती है कुछ इस तरह से, माइनस आई एच टी ऑपरेट होता है इस स्टेट के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ओ की, ये कुछ इस तरह से बनेगी श्रोडिंगर पिक्चर के अंदर। और हमें पता है कि श्रोडिंगर पिक्चर में ऑपरेटर्स जो हैं उनकी कोई टाइम डिपेंडेंस नहीं होती। और जो कि ये अभी मैं श्रोडिंगर पिक्चर में देख रहा हूँ ऑपरेटर को, तो मुझे इसके नीचे एस लिख देना चाहिए। तो ये एस है, श्रोडिंगर पिक्चर के अंदर ऑपरेटर है ये। श्रोडिंगर पिक्चर और हाइजेनबर्ग पिक्चर के दरमियान ताल्लुक ये है कि हम हाइजेनबर्ग पिक्चर में ये कहते हैं कि ये जो बीच की टाइम डिपेंडेंट फैक्टर्स जो हैं ओ के इर्द गिर्द, ये स्टेट्स की टाइम एवोल्यूशन की वजह से नहीं आए हैं, बल्कि ये ऑपरेटर की टाइम एवोल्यूशन की वजह से आए हैं। और जो स्टेट है वो टाइम इंडिपेंडेंट है हाइजेनबर्ग पिक्चर के अंदर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाइजेनबर्ग पिक्चर के अंदर ओ एच, यानी कि हाइजेनबर्ग पिक्चर के अंदर टाइम डिपेंडेंट ऑपरेटर जो है वो कुछ इस तरह से होता है, जो कि बीच में मैं पहले कर चुका हूँ, इंडिकेट कर चुका हूँ पहले ही। ये रिलेशन है टाइम डिपेंडेंट हाइजेनबर्ग पिक्चर में ऑपरेटर्स के दरमियान और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर पिक्चर के ऑपरेटर्स के दरमियान। अब हम इसी एनालॉजी को यूज़ करते हैं और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अच्छा, एक और बात ये कि अगर हम इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि श्रोडिंगर पिक्चर का जो ऑपरेटर है उसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दोनों साइड्स पे अप्रोप्रिएट एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई किया है, सच दैट कि श्रोडिंगर पिक्चर वाला ऑपरेटर जो है उसके इर्द गिर्द वाले एक्सपोनेंशियल जो है वो कैंसिल हो जाए अपने इन्वर्सेस के साथ। ओके, अब ये रिलेशनशिप हमारे पास आ चुका है, तो अब मैं ये लिख सकता हूँ कि जो श्रोडिंगर पिक्चर में साई होगा जो हमने ऊपर कैलकुलेट करना है, वो इक्वल होगा माइनस आई एच टी इंटू हाइजेनबर्ग पिक्चर में जो साई है मल्टीप्लाइड बाई आई एच टी।
हाइजेनबर्ग पिक्चर के अंदर जो साए है वो हमारे पास, सॉरी ये ऊपर मौजूद है, ये इसके ऊपर मुझे एच लिखना चाहिए क्योंकि ये हाइजेनबर्ग पिक्चर के अंदर साए है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, राइट। इसका एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है। लेकिन इसमें अब अगर एक बात गौर से देखो तो आपको ये बात दिखेगी कि जो हैमिल्टोनियन है वो चूँकि एक ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस के अंदर, तो सब कुछ कम्यूट करता है हैमिल्टोनियन के साथ सिवाय इस चीज़ के, क्योंकि ये ए ऑपरेटर जो है और ये जो बी डैगर ऑपरेटर जो हैं ये हिल्बर्ट स्पेस के अंदर ऑपरेटर्स हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जब मैं ये एक्सप्रेशन जो नीचे है ये कैलकुलेट करने लगूँ, यानी कि साई एज को लेफ़्ट और राइट से एक्सपोनेंशियल्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ और उन एक्सपोनेंशियल्स के अंदर हैमिल्टोनियन मौजूद है, तो जो चीज़ हो सकता है कि कम्यूट ना करे इस एक्सपोनेंशियल्स के साथ वो सिर्फ ये ऑपरेटर्स हैं, बाकी सब कुछ कम्यूट करता है। इसका मतलब ये है कि मैं ये बहुत ही आराम से लिख सकता हूँ कि जो श्रोडिंगर पिक्चर में, सॉरी जो श्रोडिंगर पिक्चर में मुझे ऑपरेटर चाहिए और ये सिर्फ एक्स पे डिपेंड करेगा, यानी कि मैंने नीचे इसके वेक्टर का साइन डाला है तो ये 3 वेक्टर है, तो ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। सो ये इसकी इक्वल होगा, इसका एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम होगा जो कि हाइजेनबर्ग पिक्चर में था ज़ाय के लिए, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज होगा और वो ये है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो मैं अब आगे डालने वाला हूँ उसमें ए और बी डैगर के साथ ये दो एक्सपोनेंशियल्स आ जाएंगे, राइट। और एस पी माइनस आई पी एक्स, और दूसरी टर्म भी ऐसे ही है, वी और प्लस आई पी एक्स, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि अगर हमने ये वाकई में कैलकुलेट करना है श्रोडिंगर पिक्चर के अंदर साई, तो हमें ये दो चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, ये और ये। तो ये दोनों कैलकुलेट करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, तो हम ये दोनों बारी बारी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिमाइंड कर रहा हूँ हमारी पिछली वीडियोस से कि हम ये कम्यूटेटर्स जो हमने पहले यूज़ किए हुए हैं वो उनको मैं दोबारा लिखूँगा। तो एक कम्यूटेटर जो है वो ये है, इनको हमने यूज़ किया था जब हम क्वांटाइज कर रहे थे डिराक फील्ड को। सो ई पी, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने जो पिछले पहले कम्यूटेटर्स यूज़ किए थे उसमें एच पहले था, तो इसलिए एक नेगेटिव साइन था, लेकिन मैंने अब जानबूझ के ए को पहले रखा है। इट डजेंट मैटर, मैं आप स्विच करोगे तो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ। और इसी तरीके से तो इसमें अब एक नेगेटिव साइन आएगा, सॉरी, राइट। तो ये हमें चाहिए होंगे, ये हमें क्यों चाहिए होंगे, ये इसलिए चाहिए होंगे क्योंकि अब अगर मैं ये पहली वाली चीज़ कैलकुलेट करना चाहूँ ये वाली, तो देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या है। तो अगर मैं लिखूँ माइनस आई एच टी ए पी एफ आई एच टी, तो इसका एक्सप्रेशन लिखने से पहले मैं एक बहुत ही यूज़फुल फार्मूला कोट करता हूँ जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में भी और फिर क्वांटम फील्ड थ्योरी वगैरह में भी यूज़ होता है। जिसको कहते हैं बेकर कैम्बल हाउसट्रोफ फार्मूला। तो बेकर कैम्पबेल हाउसट्रोफ फार्मूला, ये फार्मूला क्वांटम मैकेनिक्स में भी कई दफ़ा यूज़ होता है और क्वांटम फील्ड थ्योरी में भी यूज़ होता है काफ़ी दफ़ा। तो फार्मूला कुछ यूँ है कि सपोज़ करो कि आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं ए और बी, और आप इस कॉम्बिनेशन को सॉरी कंसिडर करो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए बी एक्सपोनेंशियल ऑफ ए, ठीक है। अगर आप इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को कंसिडर करो तो ये इक्वल है बी प्लस बी कम्यूटेटर ए प्लस बी कम्यूटेटर ए अगेन कम्यूटेटर विद ए, और फिर 1/2 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाता है इसके साथ, और फिर आप ये सीक्वेंस कंटिन्यू करते ही चले जाओ। फॉर एग्जांपल अगली टर्म अगर मैं इसमें लिखूं तो वो थोड़ी सी लंबी होगी, वो होगी 1/3 फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल ए, सॉरी बी कम्यूटेटर ए, उसका फिर कम्यूटेटर ए के साथ और उसका फिर कम्यूटेटर ए के साथ एंड सो ऑन, राइट। तो ये बेकर कैम्बल हाउसट्रोफ फार्मूला है। अब हमारी इस रियलाइजेशन के अंदर यहाँ पे जो ये है ये ए है, यानी कि ए इक्वल है आई एच टी, और जो बी है वो ये बीच वाली चीज़ है, यानी कि बी जो है ये है ए पी एस, ठीक है।
तो इसको हम नीचे कैलकुलेट करते हैं क्योंकि ऊपर जगह ज़रा कम है। तो अगर हम इन रियलाइजेशंस के साथ इसको कंप्यूट करना चाहें तो ये कुछ यूँ बनेगा, आई टी एच लिख लेते हैं, एक ही बात है क्योंकि टी सिर्फ एक नंबर है। तो ये इक्वल है ए पी एस प्लस, अब बी कम्यूटेटर ए था तो बी यहाँ पे है ए पी एस कम्यूटेटर ए क्या है वो है आई टी एच, और फिर दूसरी टर्म क्या है 1/2 फैक्टोरियल ए पी एस आई टी एच, और फिर इसका कम्यूटेटर लेके उसका दोबारा कम्यूटेटर लेना है ए के साथ जो कि है आई टी एच एंड सो ऑन। तो इसको सिंप्लीफाई करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो आप पहली टर्म को तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पहली टर्म तो है ए पी एस, दूसरी टर्म में से आई टी बाहर निकालो बिकॉज ये सिंपल नंबर्स हैं। जो बचता है वो है ए पी एस का कम्यूटेटर एच के साथ, लेकिन वो हमने ऊपर लिखा हुआ है वो है ई पी मल्टीप्लाइड बाई ए पी एस। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ ई पी मल्टीप्लाइड बाई ए पी एस। जो तीसरी टर्म है उसको कैलकुलेट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वो इसलिए क्योंकि जो ये कम्यूटेटर है वो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके। तो हो ये रहा है कि एक एडिशनल एक हमें फैक्टर मिल रहा है इसमें आई टी ई पी का, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। और दोबारा फिर ए पी एस का कम्यूटेटर किसके साथ है, एच के साथ, तो वो तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, वो यही है जो नीचे है, यानी कि आई टी ई पी मल्टीप्लाइड बाई ए पी एस। लेकिन अब एक चीज़ नोट करो कि हमें एक एडिशनल आई टी का फैक्टर मिल रहा है यहाँ पे। तो होगा कुछ इस तरह से कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आई टी का दो फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो आई टी पहले से ही एक है तो दो फैक्टर्स हो जाएंगे, स्क्वायर 2 फैक्टोरियल नीचे डिवाइड हो रहा है, और ई पी तो पहले ही इस फैक्टोरियल के अंदर था, लेकिन जब ए पी का कम्यूटेटर एच के साथ लिया जाएगा तो एक और ई पी आ जाएगा, राइट। तो मेरे पास ई पी का स्क्वायर भी हो जाएगा, और ए पी तो आना ही है कम्यूटेटर में से, यानी कि जब ये जो ए पी है इसका कम्यूटेटर लिया जाएगा एच के साथ तो एक और ए पी आ जाएगा, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, ठीक है, एंड सो ऑन। आप बहुत आराम से देख सकते हो कि अगर यही सीक्वेंस कंटिन्यू करता जाए तो हमें आई टी के एडिशनल फैक्टर्स मिलते जाएंगे, ई पी के एडिशनल फैक्टर्स मिलते जाएंगे, और नीचे एक एडिशनल सॉरी जो बड़े बड़े नंबर्स हैं उनके फैक्टोरियल आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि अगली टर्म में फॉर एग्जांपल 3 फैक्टोरियल आएगा नीचे की तरफ। तो आप क्या कर सकते हो कि अब इन सब में से ए पी एस कॉमन ले सकते हो, और जो बचता है वो है 1 प्लस आई टी ई पी प्लस आई टी ई पी सबका स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यही चीज़ कंटिन्यू करती चली जाएगी। आप एक्सरसाइज के तौर पे जो नई अगली टर्म है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करो, और वो अगली टर्म जो होगी वो होगी आई टी ई पी का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज के तौर पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कुछ भी नहीं है, आप जानते हो कि ये सीरीज़ है किसकी, एक्सपोनेंशियल ऑफ आई टी ई पी की। तो ये है एक्सपोनेंशियल ऑफ आई टी ई पी। तो हमने पहली चीज़ जो है वो कैलकुलेट कर ली है इस यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि हमने ये कैलकुलेट किया है, ये है ए पी एस मल्टीप्लाइड बाई एक्स ई टू द पावर आई टी ई पी। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। सो ये है ए पी एस मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर आई टी ई पी। अब हमने दूसरी चीज़ कैलकुलेट करनी है, वो है ये। लेकिन आप देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट बिल्कुल उसकी तरह है जो पहली कैलकुलेशन थी। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस जो आएगा वो ये आएगा कि जब आप ये कम्यूटेटर कैलकुलेट करने लगोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ए पी एस की जगह बी पी एस डैगर आएगा, और बी पी एस डैगर का जो कम्यूटेटर एच के साथ है आप देख सकते हो कि वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ए पी एस का था, लेकिन एक एडिशनल माइनस साइन है। तो आप एक तरह से इस तरह देख सकते हो इसको कि ई पी का एक तरह से साइन चेंज हो गया है, राइट। तो इसका मतलब है कि जो भी रिजल्ट ए पी एस के लिए था उसमें ई पी का आप साइन चेंज कर दो, यानी कि ये जो ई पी है पहले ये ई पी था अब ये माइनस ई पी है, तो इसका अगर आप साइन चेंज कर दो तो वही रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा बी पी एस टैगर के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऊपर जाओ तो, और ऑब्वियसली एक डिफरेंस तो ये है कि ए पी की जगह बी पी एस टैगर आ जाएगा, और कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। तो ये बनेगा बी पी एस डैगर, और ये जो एक्सपोनेंशियल है हमें हमारे पास यही आएगा, लेकिन मैंने जैसे कहा कि आप ई पी का साइन चेंज कर दो तो यहाँ पे माइनस आएगा। ये कैलकुलेशन आप एक्सप्लिसिटली करके देख सकते हो एक्सरसाइज के तौर पर बेकर कैम्बल हाउसर फार्मूला यूज़ करके, और आप देख सकते हो देखोगे कि आपके पास यही आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये हैं दो एक्सपोनेंशियल मिलके क्या बनते हैं, और यही बात नीचे वालों के लिए भी सही है।
तो देखते हैं कि होता क्या है। सो ऊपर वाले जो एक्सपोनेंशियल्स थे उनमें से एक है आई टी ई पी और एक है माइनस आई पी एक्स या फिर एक्स पी। ठीक है, एक्स पी जो है ये 4 वेक्टर्स के साथ, 4 वेक्टर्स एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्टेड हैं। तो अगर मैं इस 4 वेक्टर के कॉन्ट्रैक्शन को खोल के लिखूं तो ये बनता है माइनस आई ई पी टी मल्टीप्लाइड बाय आई और एक्स डॉट पी, और ये नीचे जो मैंने लाइंस डाली हैं इसका मतलब है कि ये दोनों 3 वेक्टर्स हैं अब। लेकिन आप देख सकते हो कि ये कैंसिल हो जाएंगे और इसका मतलब है कि टाइम डिपेंडेंस ख़त्म हो गई। तो इसलिए मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि जो श्रोडिंगर ऑपरेटर्स होते हैं वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होते, हाइजेनबर्ग ऑपरेटर्स जो हैं वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं। और आप देख सकते हो कि बहुत नीटली टाइम डिपेंडेंस कैंसिल हो गई है, जो कि होनी चाहिए थी। राइट, सो आप इन दोनों एक्सपोनेंशियल्स को ख़त्म करके इसकी जगह एक सिंगल एक्सपोनेंशियल लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा नीट करके। ये बनता है आई टाइम्स एक्स डॉट पी। और आप यही चीज़ नीचे वाले केस में भी देख सकते हो। अगर आप सेम चीज़ करो नीचे वाले केस में तो आपको यहाँ पे माइनस साइन मिलेगा, तो वी एस और माइनस साइन। राइट, तो ये है श्रोडिंगर पिक्चर का ऑपरेटर। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको दोबारा लिखूँ रेफरेंस के लिए। यहाँ पे मैं ये भी नोट कर लूँ, बता दूँ हमको कि ये जो यू और वी हैं ये भी ऑब्वियसली सिर्फ 3 मोमेंटम पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज जो एनर्जी कंपोनेंट है वो डिटरमिन होता है 3 मोमेंटम्स का के उससे 3 मोमेंटम से और मैस से। सो ये इस वीडियो का फाइनल रिजल्ट है। ये डिराक फील्ड की एक सोल्यूशन है श्रोडिंगर पिक्चर के अंदर। अगर मैं पीछे की तरफ जाऊँ तो ये जो सोल्यूशन मैंने पहले लिखी थी स्टार्ट में, ये वाली सोल्यूशन ये हाइजेनबर्ग पिक्चर के अंदर थी, और जो हमने नीचे डिराइव की है वो श्रोडिंगर पिक्चर के अंदर है। तो ये वाले एक्सप्रेशन जो है ये हमें मदद देगा जब हम कैलकुलेट करेंगे डिराक पार्टिकल का स्पिन, और हम देखेंगे कि वो स्पिन जो है वो 1/2 है। सो until the next video, bye.